हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुपमा सिंह है। मैंने सिविल सर्विसेज 2019 की परीक्षा में 90th रैंक हासिल की है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मैं मूलतः बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे पिता एक रिटायर्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और मेरी माँ एक आंगनवाड़ी सेविका है। मैं पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट रह चुकी हूँ। मैंने अपनी MBBS 2011 में पटना मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया और मैंने फिर अपना MS गायनेकोलॉजी 2014 में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। इसके बाद मैंने 2018 तक नालंदा मेडिकल कॉलेज और एम्स पटना से अपना SRशिप किया। 2018 में मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठूंगी और इसके लिए मैंने NMCH से रिजाइन कर दिया और तैयारी करने दिल्ली चली गई। आई एम ऑल्सो मैरिड वुमन एंड मेरा एक 5 साल का बेटा भी है जो उस वक्त महज 2.5 साल का था। मेरे इस प्रिपरेशन जर्नी की सबसे बड़ी चुनौती यही थी, अपने बेटे के साथ ना रहकर उसे दूर जाकर पढ़ाई करना, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। बट इस चुनौती में मेरे परिवार ने और मेरे पति ने मेरा पूरा सहयोग दिया। उनके सपोर्ट के बिना ये सफलता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई बेटा है या बेटी है या फिर बहू ही है तो उसे भी अपने एस्पिरेशंस को चेज करने में हेल्प करिए और उनका सपोर्ट करिए। मेरी प्रिपरेशन में कुछ और चैलेंजेस भी थे। मुझे पढ़ाई छोड़े और जॉब के साथ घर गृहस्थी संभालते हुए काफी टाइम हो गया था एंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव माय वेल सेटल्ड कंफर्ट जोन ऑफ फैमिली लाइफ एंड द जॉब एंड दोबारा से स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट करना, दोबारा से अकेले दिल्ली में रहकर पढ़ाई करना एंड एक माँ होने के नाते एंड मैरिड वुमन होने के नाते मेरे पास समय भी कम था क्योंकि फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और मुझे सिर्फ एक चांस और 1 साल का समय ही मिला था तैयारी करने के लिए। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में डिटेल से बताऊंगी और मेरे सामने जो भी चैलेंजेस आए उनको मैंने कैसे डील किया ये बताऊंगी। अगर मेरी स्टोरी से किसी एक एस्पिरेंट को भी कोई फायदा हो जाता है देन माय पर्पस इज सॉल्व्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द डिसीजन टू कंप्लीटली शिफ्ट योर करियर। बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं कि आप अपने सपनों को चेज करें या जैसी लाइफ जी रहे हैं वही जिंदगी भर जीते रहें। एक इनर्शिया सी हो जाती है, डर लगता है कुछ नया ट्राई करने में और रिस्क लेने में। मेरे साथ भी यही हुआ। UPSC के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। इसकी तरफ रुझान मेरा काफी लेट से हुआ। फिर कभी भी सीरियसली सोच नहीं पाती थी क्योंकि छोटा बच्चा था, फैमिली थी। फिर इतने लेट से तैयारी करने से डर लगता था। काफी टफ एंड अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इतनी लेट से प्रिपेयर करने का क्या मतलब बनता है, लोग क्या कहेंगे। जॉब भी छोड़ दिया, फैमिली को भी छोड़कर चली गई, फिर नहीं हुआ तो क्या होगा। अटेम्प्ट्स भी ज्यादा नहीं थे, इतनी लेट से तैयारी करने में काफी डर लगता था। मेरे पास काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, स्पेशली मैरिड वुमेन एंड कुछ ऐसे जिनका बच्चा अभी छोटा है कि मैम काफी टफ है बच्चे के साथ पढ़ाई करना, कैसे किया आपने। तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि आस्क फॉर अ चांस फ्रॉम योर फैमिली, ट्राई टू कन्विंस देम। उनका जितना हो सके आप सपोर्ट ले, सहयोग ले और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें और शो योर डिटर्मिनेशन एंड विल पावर फॉर योर ड्रीम एंड दे विल अंडरस्टैंड यू। मोस्ट ऑफ द टाइम द फैमिली सपोर्ट्स यू, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली आपको समझ नहीं पाती, सोसाइटल प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पाती। उस कंडीशन में आपको खुद के लिए अकेले ही खड़ा होना होगा, आपको खुद को एक चांस देना होगा और
अपनी सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट फॉर योर ड्रीम्स। अगर आपके पास 1 साल भी बचा है फिर भी आप कोशिश करिए। यूपीएससी ही नहीं, अगर कुछ और सपना भी है आपका और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए एक बार, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको बाद में रिग्रेट होगा एंड दैट रिग्रेट इज़ वेरी पेनफुल। इसीलिए मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया और आई वॉज लकी इन दिस कि वो मान गए और उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरे एब्सेंस में मेरे हस्बैंड ने, मम्मी ने, सिस्टर इन लॉ ने मेरे बेटे का पूरा ध्यान रखा। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सभी को और मैं इसमें पूरा विश्वास रखती हूँ कि डू टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ़ यू विन यू कैन लीड एंड इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। मैंने दिल्ली जाकर कोचिंग लेने का फैसला किया, बट मैं एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। ये आपके लिए सिर्फ एक इनिशियल हैंड होल्डिंग का काम करता है। मेन पढ़ाई आपकी सेल्फ स्टडी ही होती है। कोचिंग से सिर्फ आप 15 to 20% का काम आसान कर सकते हैं, जो कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। इसीलिए कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंने कोचिंग का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे वैसे भी घर से दूर जाना ही था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और अगर मैं घर पे रहती तो वो पूरे टाइम मेरे साथ ही रहना चाहता था। तो मुझे घर से दूर वैसे भी जाना था, इसीलिए मैंने दिल्ली जाने का डिसीजन लिया। सेकेंडली, मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी, ना ही फैमिली में और ना ही फ्रेंड्स में जिसने कभी तैयारी की हो, इसीलिए मुझे कोचिंग लेना सही लगा। थर्डली, मेरे पास टाइम भी काफ़ी कम था इस प्रिपरेशन के लिए। इसी अटेम्प्ट को मुझे फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट की तरह लेना था, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक कोचिंग। बट एस्पिरेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। हर एस्पिरेंट की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, उनकी सर्कमस्टांसेस यूनिक होती है। मेरे पास एटलीस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, इसीलिए मैंने जॉब भी छोड़ा और मैं कोचिंग भी अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन अगर आप जॉब छोड़ना या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आई नो मेनी टॉपर्स जिन्होंने विदाउट एनी कोचिंग इस एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं बल्कि टॉपर्स में आए हैं, और विथ फुल टाइम जॉब भी काफ़ी सारे टॉपर्स ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इसके बाद मैं दिल्ली चली गई। अभी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आना बाकी थे। सबसे पहले तो मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। मैं दिन भर रोती रहती थी बेटे की याद में। पूरे टाइम गिल्ट होता और रिग्रेट होता कि ये क्या कर दिया मैंने। ऊपर से अनसर्टेनिटी भी बहुत थी, इतनी भीड़, इतने सारे एस्पिरेंट्स होते थे क्लास में कि डर लगता था देखकर कि इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और मैं इसमें कहीं स्टैंड भी नहीं करती। माय बैकग्राउंड वाज आल्सो मेडिकल और मेरी नॉलेज सिर्फ मेरे फील्ड तक ही लिमिटेड थी। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट तो मैंने 10th के बाद कभी पढ़ा ही नहीं था और 10th मैंने 2002 में किया था। इकोनॉमिक्स तो मैंने 10th में भी नहीं पढ़ा था और करंट अफेयर से भी कोई टच नहीं था मेरा। न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे घंटों लग जाते थे, तो शुरू में क्लासेस में भी कुछ खास समझ में नहीं आता था। तो ये सब से काफ़ी हताशा हुई शुरू में। फिर दूसरे हर्डल्स भी आए, जैसे फैमिली में कुछ इशू हो जाना, कभी बेटे का बीमार पड़ जाना या कभी वो रोने लगता था तो मन करता था कि सब कुछ छोड़ के वापस आ जाऊं। बट मैंने उस टाइम अपने दिल पे पत्थर रखा और सिर्फ अपने दिमाग की सुनी, दिल की नहीं। मैं खुद को फर्म और मोटिवेटेड रखने के लिए डेली हर रोज़ अपने आप को याद दिलाती थी कि मैंने आखिर ये डिसीजन लिया ही क्यों था, मैं क्या अचीव करना चाहती थी, और अगर मैंने बीच में ये सब छोड़ दिया तो अभी तक की सारी मेहनत और सारी सैक्रिफाइस वेस्ट हो जाएगी, और अगर मैं सक्सेसफुल हो गई
तो फिर मुझे अपनी सक्सेस को बेटे के साथ शेयर करने में कितना प्राउड फील होगा। प्रिपरेशन को आधे में ही क्विट करने की बजाय मैंने अपना फोकस इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने पे लगाया। अपनी स्ट्रैटेजी बनाई बोथ फॉर स्टडीज एंड फॉर मैनेजिंग माय इमोशंस। डेली एंड मंथली स्केड्यूल बनाया, टारगेट सेट किए और पूरा ध्यान मेरा उस टारगेट को कंप्लीट करने पे रहता था। कम से कम टाइम वेस्ट किया और जी जान लगाकर पढ़ाई की। सोशल मीडिया ऐप से मैं बिल्कुल दूर हो गई, बट बेटे से मैं हर रोज आधे से 1 घंटे वीडियो कॉल पे बात करती थी और हर 2 से ढाई महीने पे मैं घर एक बार जरूर जाती थी। इन दोनों चीजों को मैंने अपने दिमाग के लिए एज इंसेंटिव यूज किया, क्योंकि इसे मैंने अपने टारगेट से लिंक कर दिया, जैसे कि दिन का इतना टारगेट हो जाएगा तभी वीडियो कॉल करना है। अगर ये मंथली शेड्यूल कंप्लीट हो गया तभी घर जाना है मुझे। इस तरह से मैंने अपने इमोशंस को एज स्ट्रेंथ यूज किया और अपने इमोशंस को टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन चैनलाइज किया, जिसकी वजह से शायद ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो पाई। हर फेलियर, हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। आपको इनको एज लर्निंग्स लेना है, नॉट एज ऑब्स्टेकल्स। इस जर्नी ने मुझे काफी स्ट्रांग, पहले से स्ट्रांग और रेजिलिएंट बनाया है। इसीलिए मैं एस्पिरेंट्स को और खासकर लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर भगवान ने आपको कोई सपना दिया है तो भगवान ने आपको उसे पूरा करने की ताकत भी दी है। बस आपको उस ताकत को पहचानना है और अपने काम पे लगे रहना है। अपने काम को विद फुल कमिटमेंट एंड डेडिकेशन करना है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड नेवर गेट डिसहार्टेंड बाय फेलियर्स एंड चैलेंजेस। जब मेरे जैसी लड़की जिसका बैकग्राउंड इतना अलग था, जिसके पास टाइम नहीं था ज्यादा, जिसके पास एक छोटा बच्चा था और मेरे जैसी लड़की ये सपना पूरा कर सकती है, तो ये कोई भी कर सकता है। सो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि ड्रीम बिग एंड डोंट टेल पीपल योर ड्रीम्स, शो देम।